तांत्रिक और मायावी शक्ति का प्रदर्शन। जल दैत्य अमर और विजय के पीछे भागते हुए जंगल में आ गया था, क्योंकि विजय ने उसके सिर पर पत्थर मार डाला था। अब वो इस बात का बदला लेना चाहता था, पर अमर ने रास्ते पर बाबा द्वारा दी गई भभूत डाल देने की वजह से वो उसे टकरा गया, और फिर जाने क्यों वो वापस लौट गया। विजय, चलो उसे मारते हैं इस चाकू से, शायद वो मारा जाए। बलवान, पर उसे तो सिर्फ मूर्ति तोड़कर ही मारा जा सकता है, जो कि उसके टापू में है। आप दोनों अब यहां से चलिए, बेवजह खतरा मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उस राक्षस से पीछा छूट गया, यही बड़ी बात है। अमर, पर अब इसे मारे बिना यहां से जाने का मेरा कोई मन नहीं। हमें तैयारी करनी होगी, कुछ ऐसी जिससे हम टापू पर पहुंच सकें और फिर वो मूर्ति खंडित कर सकें। विजय, तो चलो अभी भवन में चलते हैं और वहीं बैठकर प्लान बनाएंगे, इस राक्षस की प्रतिमा को कैसे नष्ट कर सकते हैं। बलवान, अब क्या बात कर रहे हैं? क्या आप इस राक्षस को मार सकते हैं? इसके टापू तक पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है, समझे तुम? तुम्हारे जैसे लाखों इंसान भी आ गए तब भी सरोवर के बीच में स्थित टापू तक नहीं पहुंच सकते। तुमने अभी देखा नहीं है इसके सैनिकों को? और तिरछी नजरों से उन दोनों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता है। विजय, इस जल राक्षस के जैसे ही तो होंगे, या इससे भी खतरनाक है? बलवान, जल राक्षस भी बेहद खतरनाक है। अभी तुमने इसे भी इसके विकराल रूप में नहीं देखा, तुम तो इसके सामने चींटी की तरह लगोगे। विजय, अभी आपने देखा ना कैसे वो हम दोनों से डर के भाग गया, वैसे ही हम अब उसे बिल्कुल खत्म करके दिखाएंगे। अमर, चलो अब भवन की तरफ, वहीं देखते हैं कि इस राक्षस का करना क्या है। बलवान कुछ सोचता है और उसके होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ जाती। अगर तुम दोनों ने इस राक्षस को मारने का मन बना लिया है तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं। यह तरीका बहुत ही आसान है, तुम दोनों आसानी से ये काम कर सकते हो और फिर इस राक्षस को खत्म कर सकते हो। अमर, अच्छा, ऐसा कौन सा काम है, हमें बताओ। अगर हमें सही लगा तो हम वही काम करके इस राक्षस को खत्म कर देंगे। बलवान, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। इस राज्य के जो राजा हैं नरवीर, तुम्हें उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी शिल्पा की चोटी काटकर मेरे भवन में लानी होगी, और मेरे भवन में एक पवित्र जल रखा, उसमें उस चोटी को रखना बना होगा। ऐसा करते ही एक शस्त्र का निर्माण हो जाएगा, जिससे तुम बड़ी आसानी से इस राक्षस को एक ही प्रहार से मार सकते हो, और उस जल दैत्य के मरते ही सरोवर में जितने भी राक्षस सैनिक हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे। यही सबसे आसान तरीका है इस राक्षस को मारने का। विजय, राजकुमारी शिल्पा की चोटी काट कर लानी पड़ेगी और उससे ये राक्षस मारा जा सकता है। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है। बलवान, हाँ, बहुत ही आसानी से, पर अपना सर झुका लेता है। अमर, अब ये पर से क्या मतलब है? विजय, राजकुमारी के अपने बालों की चोटी हमें इस राक्षस को मारने के लिए देगी नहीं। बलवान, हाँ, वो अपने बालों से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो प्यार से तो अपने बालों को कभी नहीं देगी। तुम्हें ये काम चोरी से करना होगा और उसकी चोटी काटनी होगी। अमर, पर महल में जाकर राजकुमारी की चोटी हम कैसे काट सकते हैं? ये तो और भी खतरनाक काम है। अगर हम पकड़े गए तो सीधा हमारी गर्दन काट दी जाएगी। बलवान, तो फिर इस राक्षस को मारने का ख्वाब छोड़ दो और चलो भवन में चलकर आराम करो। और अपना चेहरा दुखी सा बना लेता है। अमर, नहीं नहीं, हम इतने कायर नहीं है, हम कोई ना कोई तरीका और ढूंढ लेंगे। विजय, हमारे भाई, हमें राजकुमारी से एक बार मिलकर उनकी चोटी मांगकर देख लेनी चाहिए, और उन्हें यह सब बात बताएंगे तो शायद वो राजी हो जाए और हमारी मदद को तैयार हो जाए। अमर, मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी तैयार होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक ये राक्षस मारा जा चुका होता। बलवान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विजय। मैंने महाराज से और राजकुमारी से यह बात की थी और उन्होंने मुझे 100 कोड़े का दंड दिया था और अपने महल से बाहर निकाल फेंका था। तब से मैं इतनी दूर आके रहने लगा हूं और अपना दर्द बयान करता है। विजय, तो फिर अब महल के अंदर प्रवेश करने का हमें कोई बेहतरीन तरीका निकालना होगा, और मुझे लगता है यह ज्यादा आसान है। पलवान एक पल को कुछ सोचता है। राजकुमारी शिल्पा प्रतिदिन महल से बाहर बने
शिव मंदिर में जाती है पूजा करने। विजय, तो फिर क्या हम वहीं उसकी चोटी काट लें? अमर, पर उसके साथ तो उसके सैनिक भी होंगे जो उसकी सुरक्षा कर रहे होंगे। विजय, क्यों ना हम राजकुमारी को अपने प्रेम के जाल में उलझा लें और फिर मौका मिलते ही उसकी चोटी काट लें। बलवान, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वो तुमसे प्यार क्यों करने लगेगी? विजय, अरे देखते जाओ तुम, मैं उसे शीशे में कैसे उतारता हूं। बस तुम हमारे लिए राजकुमारों जैसे वस्त्रों का व्यवस्था करो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करते जाओ। फिर देखो कैसे हम राजकुमारी को तुम्हारे इसी भवन में लाकर बड़े आराम से उसकी चोटी काट लेंगे। बलवान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें दौलत से तोल दूंगा। चलो फिर मैं तुम्हारी ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि तुम किसी देश के राजकुमार ही प्रतीत होगे। फिर तीनों बलवान के भवन की तरफ बढ़ जाते। दूसरी तरफ इस वक्त दरोगा सौरभ छुपकर तांत्रिक नूरा और सूरा पर नजर बनाए हुए था और उसकी नजर अब बेहद आश्चर्य से फैलती जा रही थी। उसे तो आश्चर्य हो रहा था कि वो ये क्या देख रहा है। सूरा, गुरुदेव अब जाग जाइए, देखिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तांत्रिक नूरा गहरी नींद में सोया हुआ था पर एकदम से खड़ा हो जाता है और इसी के साथ उसका पानी का बिछावन दोबारा से बहकर नदी में चला जाता है। तांत्रिक नूरा, अच्छा तो तूने सब व्यवस्था ही कर दी है, चल दिखा फिर मुझे। सूरा, ये देखिए गुरुदेव, और वहां पत्थर से बनी हुई कई प्रतिमा रखी हुई थी और उन सब का डिजाइन ऐसा था जैसे कोई बड़े राज्य का राजकुमार अपने लाव लश्कर के साथ आ पहुंचा। तांत्रिक नूरा, चल अब जल्दी से इन सबको अपनी तांत्रिक विद्या से जीवित कर दे। अब हमें महल की तरफ बढ़ना होगा। उस राजकुमारी को देखने का मेरा बहुत मन कर रहा है। उसका चेहरा तो अब मेरे मन में बस चुका है। चल जल्दी कर अपना काम शुरू। सूरा मंत्रों का उच्चारण शुरू करने लगता है और नदी से जल उठाकर वहां बनी प्रतिमाओं पर छिड़कने लगता है। इसके साथ साथ ही वो सब प्रतिमाएं जीवित होकर एक तरफ जाकर खड़ी होती जा रही थी और देखते ही देखते वहां माया से बनी हर चीज निर्जीव से सजीव हो चुकी थी। नूरा, वाह बहुत ही बढ़िया, चलो हमें अब निकलना है। और फिर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और इसी के साथ वहां रखे कपड़े भी सजीव हो गए थे, जिन्हें पहनकर वो राजकुमारों की तरह महल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होने लगे। एक विशाल सुंदर रथ जिस पर 4 घोड़े लगे थे देखने में बिल्कुल मायावी ही लग रहा था। जिसकी भी नजर उस रथ पर पड़ जाए वो तो सम्मोहित सा हो जाए। रथ के आगे पीछे 1 दर्जन घोड़े चल रहे थे जिन पर वीर योद्धाओं की तरह सैनिक सवार थे और उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सम्मोहन की अवस्था में बैठे। तांत्रिक नूरा सारथी को आगे बढ़ने का निर्देश देता है और वो राजकुमारी के महल की तरफ बढ़ चलता है जो यहां से काफी दूर था। दूर पत्थरों से छुपकर देख रहे सौरभ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखें मलते हुए कि मैं क्या देख रहा हूं। ये दोनों राजकुमार बनकर यहां से जा रहे हैं पर ये जा कहां रहे हैं? क्या मुझे इनका पीछा करना चाहिए? नहीं, मुझे पहले अपनी झोपड़ी पर पहुंच जाना चाहिए और बाबा चित्रदेव को सब कुछ बता देना चाहिए। वही अब कुछ कर सकते हैं इन दोनों का। मुझे तो ये दोनों बेहद खतरनाक लग रहे हैं। अपना पानी का मटका उठाकर तेजी से भागता हुआ सौरभ अपनी झोपड़ी की तरफ जाता है। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हवलदार कायब सिंह ठीक कह रहा था, जंगल में जाना ठीक नहीं। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी और हवास का पीछा करते करते अब यहां आकर फंस गया। क्या जरूरत थी मुझे गायब होती सीढ़ियों के अंदर जंप मारने की? चुपचाप वहां से वापस भाग जाता तो ज्यादा अच्छा था। पता नहीं अब कहां आकर फंसा हूं और ये कौन सा समय चल रहा है। सौरभ चिल्लाते हुए बाबा बाबा और झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर का नजारा देखकर तो उसके हाथ से मटका ही छूट जाता है पर उसने उसे संभाल लिया। झोपड़ी अंदर से किसी महल की तरह लगने लगी थी। हर तरफ सुख सुविधाओं की हर चीज नजर आ रही थी। सोने के लिए बेहद खूबसूरत पलंग जिन पर बिछावन के रूप में बहुमूल्य गद्दे बिछे हुए थे। एक तरफ टेबल पर खाने पीने की वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। सौरभ की नजर एक तरफ बने हवन कुंड पर भी पड़ती है जिसके एक तरफ बैठकर बाबा चित्रदेवा जाने कौन से मंत्रों का पाठ करने लग रहे थे। और फिर सौरभ को आया देखकर वे अपनी आंखें खोल लेते हैं। तांत्रिक चित्रदेवा, क्या हुआ सौरभ, इतने आश्चर्य में क्यों पड़ गए?
अब हम यहां से आराम से रहेंगे और अपनी तंत्र साधना पूरी करेंगे। सौरभ, पापा जी, ये आपने क्या किया और कैसे किया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो कमाल के हो बाबा जी। और पानी के मटके को एक तरफ रखकर उनके चरणों में जा गिरता है। तांत्रिक, यह सब मेरी तिलिस्मी माया है, समझे तुम? तुम्हें यहां मैंने हर सुख सुविधा प्रदान कर दी है। दरोगा, पापा मैं तो हैरान हूं, आप ये सब कर कैसे लेते हो? और मुझे आपको एक बात और बतानी है जो अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूं, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तांत्रिक चित्रदेवा, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हें एक और चमत्कार दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। और उसे लेकर झोंपड़ी से बाहर हो जाता है। दरोगा, अब कौन सा चमत्कार दिखाने वाले हैं बाबा जी? इतने बड़े चमत्कार तो आपने दिखा दिए हैं। तांत्रिक, मैंने विचार किया है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं, पर उसके लिए पहले मुझे अपनी शक्ति दिखानी होगी, तभी तुम मुझ पर भरोसा करोगे और मेरे लिए हर काम बिना किसी सवाल किए कर दोगे। दरोगा, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना रहे हैं? मैं तो धन्य हो जाऊंगा गुरुदेव, आपने मुझे इतना बड़ा अवसर प्रदान करने का विचार बना लिया है, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तांत्रिक, पर मेरी बात ध्यान से सुनो सौरभ, अगर तुम मुझे अपना गुरु बनाओगे तो बिना मुझसे कोई सवाल किए मेरा हर काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सिर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मेरा शिष्य बनने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हें पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तंत्र विद्या की पहली शर्त यही होती है कि अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, चाहे वो तुमसे कैसा ही कार्य करवाए, आंख बंद करके वही कार्य करना। दरोगा सौरभ उसके बात सुनकर एक पल तो गहरी सोच में डूब जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या उत्तर दे। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा और आप पर कभी अविश्वास की भावना नहीं लाऊंगा। अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तांत्रिक, ठीक है, और फिर बाहर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाते हैं और उसे अपनी हथेली में रखकर कुछ मंत्र बोलते हैं। इसी के साथ उस मिट्टी में आग लग जाती है जो बहुत ही तेज जल रही थी। दरोगा, गुरुदेव आपका हाथ जल जाएगा। तांत्रिक, अब तुम मेरे शिष्य बनने वाले हो, डरो मत। अपना हाथ मेरी हथेली के ऊपर रखकर इस अग्नि को बुझा दो, ऐसा करते ही तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। दरोगा, पर गुरुदेव मेरा तो हाथ जल जाएगा, ये आग कितनी तेज जल रही है। और आग के ऊपर हाथ रखने से डर जाता है, उसकी टांगे कांपने लगती है और माथे पर ढेरों पसीना निकल आता है। तांत्रिक, अगर तुम ये अग्नि नहीं बुझाओगे तो मेरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे यह प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था कि तुम मेरे शिष्य बनोगे। अब जल्दी करो, वरना धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर भस्म हो जाएगा। दरोगा, क्या कहा गुरुदेव? मैं आपको भस्म नहीं होने दूंगा। और तेजी से अपना हाथ उनकी हथेली के ऊपर जलती अग्नि के ऊपर रख देता है। एक ही झटके से वो आग बुझ जाती है। सौरभ, ये तो कमाल हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी तेज आग और मेरे हाथ रखते ही कैसे खत्म हो गई? तांत्रिक चित्रदेवा, तुम्हारी पहली परीक्षा अब शुरू हो गई है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का कमाल दिखाता हूं। देखो अपने आसपास इन बंजर खेतों को। सौरभ अपनी नजर झोंपड़ी के आसपास के खेतों पर डालता है और उसके देखते ही देखते वहां एक अजीब सा शोर पैदा होना शुरू हो जाता है। तांत्रिक चित्रदेवा अपने दोनों हाथ उठाकर बेहद ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनके अब दोनों हाथों में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उनके मुख से निकले अभिमंत्रित मंत्र जाने किन शक्तियों का आवाहन कर रहे थे। सौरभ आश्चर्य से अपने गुरुदेव को देख रहा था और फिर उन खेतों की तरफ उठते शोर को। और फिर एक समय ऐसा आया जब खेत अपने आप ही जोतना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक्टर से खेत में जुताई की जा रही। दरोगा सौरभ तो आश्चर्य से अपना सिर पकड़ चुका था, उसकी सांस बढ़ चुकी थी। जो काम महीनों में खत्म होना था वो उसके सामने कुछ ही मिनटों में खत्म हो चुका था। पूरे खेत में जुताई की जा चुकी थी और बुआई भी। और फिर एक नहर बनती चली गई उन खेतों से सीधा नदी तक। अब धीरे धीरे तांत्रिक चित्रदेवा की अग्नि बुझ रही थी। वो फिर से सामान्य हो गए थे। उन्होंने अपनी लाल आग की तरह तपती आंखों से सौरभ की तरफ देखा। सौरभ डर के मारे 4 कदम पीछे हट गया। उसे तो ऐसा लगा जैसे कोई शैतान उसके सामने खड़ा हो।
और अभी वो उसका सारा रक्त पी जाएगा। सौरभ कांपते हुए, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है आपके इस रूप से, आप कृपया सामान्य हो जाइए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। और कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लेता है। तांत्रिक चित्रदेवा अपने आप को धीरे धीरे सामान्य कर चुका था। आंखें खोलो सौरभ, अब मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े दिन बाद तुम भी ये सब क्रियाएं कर सकोगे, और अगर तुम ऐसे ही डरोगे तो फिर तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। दरोगा सौरभ अपनी एक आंख खोलकर अपने गुरु की तरफ देखता है, फिर दोनों आंख खोल लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, जो कि उसने अब तक रोक ली थी। अब तक वो अपने आप को सामान्य कर रहा था। खेतों में नदी से आया पानी चल रहा था और खेत की सिंचाई हो रही थी। दरोगा सौरभ, गुरुदेव आज हमारा पहला दिन है, आज अपने शिष्य को कुछ तो सिखा दीजिए। जैसे आपने ये सब कुछ कर दिया, ऐसा ही कुछ मुझे भी सिखा दीजिए। तांत्रिक चित्रदेवा, ये सब इतना आसान नहीं है बच्चे, इसके लिए तुम्हें लंबे समय तक मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा और बहुत ही ताकतवर और बड़ा तांत्रिक बना दूंगा। दरोगा, पर गुरुदेव कुछ तो सिखाइए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। और गुरु के पैर पकड़ लेता है। तांत्रिक चित्रदेवा, चल ठीक है, अब तो इतनी जिद कर रहा है तो तुझे आज एक छोटी सी विद्या सिखा देता हूं। चल मेरे साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बोलते चले जाना। दरोगा सौरभ, ठीक है गुरुदेव, और बेहद खुश हो जाता है कि उसे अब कुछ सीखने को मिलने वाला है। तांत्रिक चित्रदेवा मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। तांत्रिक मंत्र बेहद अटपटा और शब्दों में उलझा हुआ था। तांत्रिक चित्रदेवा तो बड़ी आसानी से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, पर सौरभ को मंत्र बोलने में बेहद दिक्कत आ रही थी। उसकी जीभ पर मंत्र ही नहीं चढ़ पा रहा था। तांत्रिक चित्रदेवा के मंत्र पूरा करते ही उसकी दोनों आंखें एकदम लाल हो गई थी, जिससे वो किसी को भी डरा सकता था। सौरभ ने भी बड़ी मुश्किल से मंत्र का उच्चारण पूरा कर दिया था और उसके भी आंखें किसी आग के शोले की तरह तपने लगी थी। सौरभ, ये क्या हो रहा है गुरुदेव? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी आंखें जल रही हों? और वो तेजी से खेत में बह रहे पानी के पास जाता है और अपने चेहरे को देखता है और अपनी आंखों को लाल देखकर डर जाता है। सौरभ, ये कौन सी विद्या है गुरुदेव? मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। तांत्रिक चित्रदेव, इस विद्या से तुम किसी भी आम जानवर मानव को डरा सकते हो और चाहो तो कुछ देर उसकी आंखों में देखकर उसे सम्मोहित भी कर सकते हो, फिर वो तुम्हारी हर बात मानेगा। दरोगा सौरभ, क्या सच में होगा गुरुदेव ऐसा? फिर तो मैं इसका प्रयोग करके देखना चाहता हूं। मैं अभी उस तरफ जा रहा हूं जिधर गांव वाले रहते हैं और उन पर इसका प्रयोग करता हूं। तांत्रिक चित्रदेव, ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत करो, इसका प्रयोग बेवजह नहीं किया जाता है। जब तुम्हें जरूरत हो तब तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग करना। जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है उसे याद रखना, समझे तुम? सौरभ, वो मंत्र तो मुझे याद हो गया है। तभी वहां एक कुत्ता भागकर चला आता है। सौरभ की नजर उस कुत्ते पर पड़ जाती है। वो फिर से उस मंत्र का उच्चारण करता है, उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है। सौरभ उस कुत्ते के पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है। कुत्ता उसकी आंखों में देखते ही उसके पैरों में लोटना शुरू कर देता है, जैसे कि उसका गुलाम बन गया हो।